नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी। आपके साथ मैं हूं बबीता। रुक करते खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हरक सिंह ने हरीश रावत से मांगी माफी, हरदा को बताया बड़ा भाई। मंत्री अतीश्वरानंद ने किया आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, अधिशासी अभियंता को लगाई फटकार। आपदा में मारे गए लोगों को मसूरी में दी गई श्रद्धांजलि। रामनगर कोसी नदी में बरामद हुआ गैस शव, पुलिस जुटी जांच में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार चमोली जिले के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अवरुद्ध मार्गों, क्षतिग्रस्त बिजली और पेयजल लाइनों को जल्द से जल्द बहाल करने और आपदा पीड़ित परिवारों तक हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित सभी क्षेत्रों में मेडिकल सुविधा और दवाइयां पहुंचाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आपदा राहत कार्यों में संसाधनों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। प्रदेश में काफ़ी नुकसान हुआ है, इसमें चमोली जनपद में भी काफ़ी नुकसान हुआ। 125 सड़कें बंद की, 8 पुल जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं। अभी 125 में से 92 खुल गई हैं, 33 अभी बंद हैं, उनको भी जल्दी खोलने की प्रक्रिया हो रही है। इसी तरह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 83 बंद थी, उसमें से 40 खोल रही हैं, अभी 43 बंद हैं। विद्युत विभाग के भी 450 पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं, 10 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए हैं। और सिंचाई विभाग की पेयजल योजना भी 54 क्षतिग्रस्त थी, जिसमें से 46 अभी इन्होंने ठीक कर दी हैं और जो बची हुई है उसको भी ठीक कर रहे हैं। हम लोगों का चूँकि आपदा में सभी जगह सड़कें भी जो बंद हैं, पुल बह गए हैं, पशु हानि हुई है, कहीं पर जन हानि हुई है। सभी में हम लोगों का प्रयास है कि जल्दी से जल्दी हम लोग पुनः जो है अपने सामान्य जीवन में आए। और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी लगातार यहाँ के लिए फोकस है, वो भी हमारा मनोबल लगातार बढ़ा रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी स्वयं रात को चलकर 1:30 बजे यहाँ पहुँचे थे और पूरे उत्तराखंड का उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया था 2 घंटे का। उसके बाद यहाँ पर आपदा से संबंधित जो बैठक है वो बैठक करी थी और बैठक करने के बाद भारत सरकार की टीम भी आज आ गई है, वो पूरी क्षति का आकलन कर रही है। प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक और आयाम जुड़ गया है। उत्तराखंड राज्य सरकार ने दूर दराज गाँवों और दुर्गम क्षेत्रों में आम मरीजों तक मेडिकल सुविधा पहुंचाने के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है। गरीबों और आम मरीजों को अब एयर एम्बुलेंस सेवा का लाभ मिल सकेगा। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष पुष्पा पासवान और CMO डॉक्टर SP कुडियाल ने एयर एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भाजपा जिला अध्यक्ष रघुवीर सिंह बिष्ट ने एयर एम्बुलेंस सेवा शुरू करने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत का आभार व्यक्त किया है। पहले तो मैं अपने प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी का तहे दिल से उत्तराखंड वासियों की ओर से और जनपद चमोली की ओर से हार्दिक दिल से आभार एवं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने गरीबों की, असहाय लोगों की और जिन लोगों की अप्रोच सरकार तक नहीं होती थी, उन लोगों की पुकार सुनी। आज एयर एम्बुलेंस का यहाँ पर उद्घाटन जनपद चमोली के मुख्यालय गोपीसर से हुआ है। पूरे प्रदेशवासियों की ओर से पुनः मैं मुख्यमंत्री जी का और स्वास्थ्य मंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आज कुछ मरीजों को लेकर लाभ मिला है। जैसा कि विगत दिनों हमारे मैठाना गांव में एक परिवार में गैस सिलेंडर फटने से 6 लोगों जल करके बहुत आहत हुए थे। उनको देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जिला चिकित्सालय गोपेश्वर गए और तत्पश्चात जब उन्होंने उनकी गंभीरता को देखा, उसके बाद उन्होंने एयर एम्बुलेंस बुलाया और आज वो लोग अभी देहरादून रेफर हो गए हैं। भगवान बद्र विशाल से कामना करता हूँ कि वो जल्दी स्वस्थ होकर के घर आए। ये आज का एग्जाम्पल एक ऐसा है कि पहला एग्जाम्पल होगा ऐसा है ये, जिसमें न किसी की सिफारिश न किसी का कुछ, बेचारा गरीब आदमी जिसका कोई सुनने वाला नहीं। मुख्यमंत्री जी राउंड पे आए थे अस्पताल में, जब उन्होंने उसकी सीवियरता देखी, हमने उसको बताया कि इसका 41 का 45% है, एक का 35% है और एक लेडी का बर्न है, लेकिन बर्न कम है, लेकिन वो प्रेग्नेंट है वो लड़की, तो 14 वीक की प्रेगनेंसी है जो हाई रिस्क होता है। तो इनको जो है तुरंत जो है आधे घंटे में सब काम हो गया और इनको जो है हमने देहरादून के लिए रेफ़र कर दिया है। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है उत्तराखंड की उसमें स्वास्थ्य सेवाओं में। इसके लिए मुख्यमंत्री जी का, स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ की कहाँ से थे ये लोग, क्या थे कुछ इनकी? ये मैठाना गांव के थे। यहाँ पे तो गैस सिलेंडर फट गया था इनका, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्षति होती है, अंदर तक बर्न, डीप बर्न होता है इसमें, तो इसमें जो है मरने के बहुत चांसेस होते हैं पेशेंट के। लेकिन अब हमें यह है कि पूरा कॉन्फिडेंस है कि मरीज़ की ये ज़िंदगी इनकी बच जाएगी। उत्तराखंड
उत्तराखंड में हरक सिंह रावत और हरीश रावत की जुबानी जंग पर आखिरकार पूर्ण विराम लग गया है। हरक सिंह रावत ने खुद हरीश रावत से माफी मांगकर पिछले कई दिनों से चल रही इस लड़ाई को समाप्त करने के संकेत दे दिए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि कांग्रेस में आने के लिए उनकी तरफ से यह माफी नहीं मांगी जा रही है, बल्कि हरीश रावत की उम्र और बड़े भाई होने के नाते वह उन्हें ये सम्मान दे रहे हैं। प्रदेश में हरीश रावत व हरक सिंह रावत की आपसी टकरार अब खत्म होती दिखाई दे रही है। दरअसल हरक सिंह रावत के तेवर अब नरम पड़ चुके हैं। इन हल्के तेवरों के चलते भविष्य में इन दोनों नेताओं की जुबानी जंग पर कुछ समय तक रोक लगने की उम्मीद है। दरअसल हरक सिंह रावत ने कल हरीश रावत के लिए दोनों हाथ जोड़कर उनके चरणों में नतमस्तक होने की बात कह दी। हरक सिंह रावत ने कहा वो हरीश रावत को बड़ा भाई मानते हैं। वह दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने नतमस्तक हैं। हरीश रावत और उनको कुछ भी कहेंगे तो वह उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे। और मैं चैंपियन हो गया, तुम भी मुझे गाली दे दोगे तो मैं तब भी सहन कर लूँगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो हरीश भाई, मैं तो हरीश भाई को बड़ा भाई कहता हूँ, हरीश भाई नहीं सहन कर पाता। लेकिन हरक सिंह रावत में इतने कोई तो रावत होना चाहिए सहन करने वाला। इसलिए चैंपियन कुछ भी बोल दे, इसलिए साथ माफ है। कुछ भी दे दे, गाली दे दे, मेरा भाई है, भाई रहेगा। तुम कितने ही कोशिश कर लो कि भाई उसके बोलने से अब वो और उसका मेरा प्रेम कम नहीं होने वाला। हरीश रावत के लिए भी माफ है सबको? हरीश भाई के लिए भी है। मैं तो अब हरीश भाई के लिए कर दे, बड़ा भाई है भैया, जो बोले। अब मैं हरीश भाई मुझे कुछ भी बोल दे, हरीश भाई आज मेरे चोर बोल दे, हरीश भाई मुझे अपराधी बोल दिया और कुछ भी बोल दे, मैं तो सब भगवान हरीश भाई के चरणों में जो है, हम तो उनके नतमस्तक हैं। बड़े भाई है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनको सारे खून माफ होंगे। यही तो हरीश रावत चाह रहे थे कि आप माफी मांगे तब कांग्रेस में वापसी करेंगे। मैं वापसी की माफी नहीं मांग रहा हूँ, बड़े भाई इसकी से माफी मांग रहा हूँ कि भैया मैं तो आप जो बोलते रहो, आपका हर शब्द हमारे आशीर्वाद है, फूल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल पौड़ी पहुंचे। पौड़ी पहुंचने पर मुख्यमंत्री धामी ने सबसे पहले जनपद में आपदा से हुए नुकसान की जानकारी ली और विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को 9 नवंबर तक सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने को कहा। वहीं विकास कार्यों की लेट लतीफी पर कोई बहाना नहीं चलेगा कहते हुए अधिकारियों पर कार्यवाही के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज और आपदा प्रबंधन मंत्री धन सिंह रावत और पौड़ी विधायक मुकेश कोहली मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री ग्राम्य विकास और चीनी उद्योग यतीश्वरानंद स्वामी ने रामनगर में आपदा प्रभावित सुंदरखाल गांव में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलकर उनका हाल जाना और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। तत्पश्चात मंत्री ने गर्जिया मंदिर का भी निरीक्षण किया और पेयजल प्लांट पहुंचकर कैबिनेट मंत्री यतीश्वरानंद स्वामी ने अधिशासी अभियंता को लताल लगाई और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था शीघ्र सुचारू करने के आदेश दिए। रामनगर के अंदर जो भी क्षेत्र आपदा से प्रभावित हुआ है, जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, मैं उन स्थानों पर गया हूँ। मेरे साथ माननीय विधायक जी और हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी मेरे साथ थे और हमने अधिकारियों को निर्देश दिया है तत्काल सर्वे करवाया जाए और किस व्यक्ति का कितना नुकसान हुआ वो लिस्ट तैयार करवा ले और जो फ़ौरन जो आवश्यकता है खाने की, भोजन की, पानी की और कुछ 20-25 जो हमारे मकान थे उन लोगों के वो भी बैगे हैं। उसके लिए आज शाम तक या कल तक टेंट की व्यवस्था हो जाएगी और उनको टेंटों में ठहराया जाएगा और उनकी सारी खाने पीने की चिंता सरकार करेगी, हमारे जनप्रतिनिधि करेंगे। कुल मिलाकर जिन लोगों का जिस भी प्रकार का आपदा में नुकसान हुआ है, सरकार उनके साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार हमारे जिलाधिकारी और तमाम अधिकारियों के संपर्क में हैं। उनको आदेशित किया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत आपदा प्रभावित लोगों को नहीं होनी चाहिए, उनको तत्काल सुविधा मुहैया कराई जानी चाहिए। और आज मुझे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजा कि आप मौके पर जाएं और किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। फिलहाल तो तत्काल किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, सरकार का पूरा ध्यान उसके ऊपर है। और उसके अलावा जो भी विस्थापन की मांग है या राजस्व ग्राम की बात मांग है, ये जो भी बिंदु हमारे सामने आएंगे, सरकार की ये मंशा है कि हर व्यक्ति सुरक्षित हो और सबको रोटी, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, न्याय की किसी को कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ये सरकार का फोकस है। विश्व प्रसिद्ध गर्जिया माता के मंदिर में 3 दिन पूर्व आई बाढ़ से काफी नुकसान पहुंचा है, जबकि कोसी नदी का रौद्र रूप से भी टीले को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बता दें कि गर्जिया मंदिर में बारिश से आई आपदा से काफी नुकसान हुआ है। गर्जिया मंदिर में कोसी नदी 2 धाराओं में बट गई है। साथ ही जिस स्थान पर मंदिर के नीचे 100 से ज्यादा प्रसाद की दुकानें लगा करती थी, उस स्थान पर आज कोसी नदी बह रही है।
साथ ही इसमें दुकानों के साथ लगभग 5 करोड़ से ज्यादा का नुकसान माना जा रहा है। वहीं मंदिर को अग्रिम आदेश तक श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ पर जो दुकानें थी नीचे रखड़ में, दोनों तरफ की लाइनों में लगभग 200 दुकानें थी, जिनमें से सारी की सारी बह चुकी है। एक भी दुकान नहीं बची है। यहाँ के जो ग्रामवासी हैं, जो दुकानदार हैं, वो लोग यहाँ पर आश्रित थे, इन दुकानों पर आश्रित थे, अपने आजीविका चलाते थे, अपने बीवी बच्चों को पालते थे। आज उनके सामने रोजी रोटी का बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है और अभी भी जो है नदी में पानी बह रहा है, चल रहा है जहाँ दुकानों की जगह है। तो ऐसे में बहुत चिंता का विषय बन गया है कि हम दुकानदारों के लिए जो समस्या है, रोजी रोटी की जो समस्या है, जो संकट है, वो बहुत गहरा हो चुका है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, देखिए मंदिर पूरी तरह सुरक्षित है। किसी प्रकार का माँ भगवती के जहाँ दरबार में रहती है, उसको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ है। हाँ, इसके अलावा यहाँ पे 100-150 दुकानें थी और ये मंदिर का जो अप्रोच पुल है PWD द्वारा जो बनाया गया था, इसके दोनों साइड ये बह चुके हैं या फिर कमज़ोर हो चुके हैं, जो कि श्रद्धालुओं के लिए जाने हेतु उचित नहीं है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर को फिलहाल बंद कर दिया गया है। प्रशासन को अपना इस बारे में सूचित कर दिया है और प्रशासन द्वारा अग्रिम आदेश तक ये मंदिर बंद रहेगा। और नुकसान के हिसाब से यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है कि 100-150 दुकानें थी, यहाँ पे लोग अपनी रोजी रोटी कमाते थे, वो रह गई हैं, उनका सामान रह गया है। और मंदिर की यहाँ पे रैलिंग थी, जहाँ लोग अपना लाइन लगा के जाते थे, वो रैलिंग रह गई हैं। वाटर कूलर का यहाँ पे वो बह गया है। कई चीज़ें जो यहाँ पे दैनिक उपयोगी चीज़ें थी, ये बह चुकी हैं और मंदिर माँ भगवती का दरबार पूरी तरह सुरक्षित है। सरकार सबने पहले भी मांग की थी, अभी भी मांग ये करता है कि जो एक ही मांग है, जो माँ भगवती का दरबार है, इसके चारों तरफ से वायर प्लेट लगे थे। इन वायर प्लेट के ऊपर रुड़की की टीम यहाँ पे सर्वे कर गई है, मुख्यमंत्री महोदय खुद आके देख गए हैं। लेकिन यही अभी भी यही मांग है, पहले भी मांग रखी थी हमने इसको सुरक्षा के लिए, और इसके चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था की जाए और वायर प्लेट लगाया जाए या फिर जो कंक्रीट का जाल चारों तरफ से बना के इसको सुरक्षित करा जाए। 2010 में जो बाढ़ आई थी, उससे भी मंदिर परिसर में काफ़ी नुकसान हुआ। एक धर्मशाला बह गई थी और आज जो इसे 18-19 अक्टूबर को बाढ़ आई है, इससे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। यद्यपि जो मुख्य टीला है जिसमें माँ भगवती विराजमान है, वो बचा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा मानना यह है कि इसकी सुरक्षा के लिए जो हमने पहले भी प्रतिवेदन शासन को दिया था, पुनः उस प्रतिवेदन को हम दोबारा शासन को देंगे, ताकि मंदिर का ये टीला समेत जो पुल है, पुल के दोनों सीढ़ियाँ क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और जो बाढ़ रोकने के इस पर बनाए हुए थे, वो भी जो है या तो बह गए हैं या दब गए हैं। तो मेरा मानना है कि सरकार को हम बताएंगे कि इसमें तुरंत एक्शन लिया जाए और 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, उस समय तक कोई न कोई व्यवस्था इसकी शासन और प्रशासन ने मिलकर बनानी चाहिए। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी संगठन मसूरी द्वारा मसूरी के शहीद स्थल पर आपदा मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें संगठन के साथ आप पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आप पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली के नेतृत्व में मसूरी के शहीद स्थल पर आपदा में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं सरकार से मृतकों के परिवार और आपदा पीड़ितों को जल्द से जल्द मदद करने की मांग की। दुखद घटना घटी है अभी ये 2-3 दिन पहले। पूरे गढ़वाल और कुमाऊं में करीबन 60 से अधिक लोग जो हैं जिंदा दफन हो गए हैं और परिवार तबाह हो गए हैं। कहीं माँ की लाश पड़ी है, कहीं बच्चे की लाश पड़ी है। बहुत ही दुखद घटना है, एक केदारनाथ आपदा जैसी घटना है और इससे हम पूरे प्रदेशवासी दुखी हैं। और आज यहाँ पर वही अपना दुख प्रकट करने और एक भगवान से प्रार्थना करने की जो मृतक आत्माएं हैं उन्हें जो है शांति प्रदान करे और जो परिवार उनके पीछे रह गए हैं उनको ताकत ईश्वर दे। और साथ ही हम इस आज के इस सभा के माध्यम से प्रदेश सरकार से और केंद्र सरकार से ये भी मांग कर रहे हैं कि जो आपदाग्रस्त लोग हैं, जिनके कि हज़ारों सालों पुराने मकान टूट गए हैं, उनको और उनकी पूरी तबाह हो गए हैं, जो बचे हुए हैं लोग हैं, उनको पूर्ण मदद करे, ज़मीनी मदद करे और वो दोबारा से नया जीवन शुरू कर सकें। ये मांग हमने आज यहाँ सरकार से की है। पूरी जनता इस वक्त अतिवृष्टि के कारण आपदा से त्रस्त है, आपदा का सामना कर रही है। ऐसे में कई लोगों की जानें चली गई हैं। उन सभी मृतकों की आत्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शहीद स्थल मसूरी में एकत्रित हुए। हमने अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके प्रति व्यक्त की और सरकार से आग्रह किया कि
जो उनको मुआवजा देने की घोषणा सरकार ने की है वो जल्दी से जल्दी उनको दिया जाए और किसानों को इसमें भारी नुकसान हुआ है, किसानों के नुकसान का आकलन करते हुए उनको उचित मुआवजा दिया जाए, क्योंकि किसान इस कमर तोड़ महंगाई में पहले ही कृषि लागत मूल्य बढ़ गया है। ऐसे में वो अगली फसल कैसे खड़ी करेंगे इसकी हम सबको चिंता है। तो सरकार को चाहिए कि उनके नुकसान का आकलन करते हुए जल्दी से जल्दी उनको उचित मुआवजा दिया जाए। सरकार के समय बहुत राजनीतिक बातें ना करके हम ये कहना चाहते हैं कि इस आपदा का इस दृष्टिकोण से अध्ययन होना चाहिए कि इतना एडवांस अलर्ट होने के बावजूद क्या सरकारी तंत्र अपना काम जिम्मेदारी के साथ कर पाया, क्योंकि लगता नहीं ऐसा हो पाया है। आपदाएं यहाँ पर आती रहती है, प्राकृतिक तौर पर हमारा पूरा प्रदेश आपदाओं के लिए जाना जाता है और उसके बावजूद भी 20-21 साल में हम एक आपदा प्रबंधन यहाँ पर संगठन नहीं बना पाए ढंग से जो आपदा के समय में काम आ पाए। NDRF हैं, SDRF हैं, लेकिन वो सरकारों की ढिलाई की वजह से उतना काम नहीं कर पा रहे हैं जो उनकी क्षमता है। तो इसलिए पूरी क्षमता से काम करने के लिए उनके समय समय पर मॉक ड्रिल होना चाहिए। जो आपदा प्रबंधन समिति सरकार ने बनाई है उसकी बैठकें होनी चाहिए, उनमें विचार विमर्श होना चाहिए। नई नई टेक्नोलॉजी के साथ साथ कैसे कैसे राहत कार्यों में हम इजाफा कर पाएँ उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। रामनगर में कल सुबह छोई गांव के समीप हनुमान धाम के पास बहने वाली कोसी नदी में एक अज्ञात शव बरामद होने की सूचना मिलने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने नदी में बह रहे इस छत विछत शव को बाहर निकालते हुए शिनाख्त के प्रयास कराए, लेकिन शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। मामले में कोतवाली के SI नरेंद्र कुमार ने बताया कि बरामद शव का धड़ और एक हाथ मिला है, जिससे शव की शिनाख्त होने में काफी कठिनाई हो रही है। उन्होंने बताया कि फिर भी शव की शिनाख्त के प्रयास कराए जा रहे हैं और शव को शिनाख्त के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखा गया है और शव की फोटो पहचान के लिए आसपास के थानों में भेजने की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पे लोकल के लोग थे, सोनू मन्नाल ने बताया फ़ोन से कि यहाँ पे कोई डेड बॉडी पड़ी है। यहाँ पे लोग आए होंगे वहाँ से छोई से, तो उन्हें ये बताया कि कोई कौवे हुए देख रहे थे, उड़ रहे थे इधर को, तो उन्हें सोचा कि ये क्या चीज़ है। वो देखने गए उधर, तो उन्हें लगा कि एक डेड बॉडी है वहाँ पे, तो उन्हें ये सूचना थाने में दी। नहीं, अभी तो क्लियर यहाँ बह के आई होगी कहीं से, अभी क्लियर नहीं है कि उसका, क्योंकि बॉडी में केवल गर्दन से नीचे और धड़ से ऊपर है और दाहिना हाथ है। अभी क्लियर नहीं किया जा सकता कि ये बॉडी किसकी है, ना जेंट्स या लेडीज़, अभी कोई क्लियर नहीं हो पाएगा। पोस्टमार्टम के बाद ही या पंचनामे के बाद ही इसका क्लियर हो पाएगा पोस्टमार्टम। दिनेशपुर में बारिश के चलते दुर्गा मूर्ति का विसर्जन नहीं हो सका था। कल विधिवत रूप से बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ दुर्गा मंदिर परिसर से मां की मूर्तियों को ट्रैक्टर ट्रॉलियों में झांकियों के रूप में पूरे दिनेशपुर नगर का भ्रमण करते हुए धर्मनगर पुल में देवी मां के भक्तों के द्वारा मूर्ति विसर्जन किया गया। इस दौरान दुर्गा पूजा कमेटी के अध्यक्ष मृत्युंजय सरकार ने कहा कि दुर्गा पूजा समाप्ति के तुरंत बाद विजयदशमी को मूर्ति विसर्जन किया जाता है, पर इस वर्ष अत्यधिक बारिश होने की वजह से मूर्ति विसर्जन नहीं किया जा सका। हमारा जो विसर्जन का तिथि निश्चित था वो सोमवार था, लेकिन रविवार से अतिवृष्टि के कारण हम मूर्ति को मंदिर से नहीं निकाल पाए। इस वजह से आज शुक्रवार का दिन है और बारिश भी रुक चुकी है। इस वजह से आज हम मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं और हमारे में ये होता रविवार, मंगलवार और शनिवार के दिन मूर्ति का विसर्जन नहीं होता है, उस वजह से 2 दिन देरी है। ग्राम दोबार खारा निवासी रमेश मेहता ने आनंद सिंह दानू पर अवैध खनन का आरोप लगाया है। रमेश मेहता ने बताया कि ग्राम धरी से डूंगरगढ़ के नजदीक कालीघाट पुलिया के पास से अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। जहां पर खनन हो रहा है वहां से लतोला के लिए पैदल रास्ता जाता है। खनन माफिया ने रास्ता भी तोड़ दिया है। प्राचीन काली देवी मां का पुराना मंदिर भी तोड़ दिया गया है। SDM पटवारी कानून को सभी को लिखित और फोन कर सूचना दी गई, लेकिन सड़क अभी भी बंद है। ग्राम वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम रमेश मेहता, मैं डोबरगाड़ा धारी मध्या 2 का रहने वाला हूँ। डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर विधानसभा कपकोट पड़ता है मेरा तहसील कांडा। धारी मध्या 2 डोबरगाड़ा के पास एक कालीघाट नदी है। उस नदी में आनंद सिंह दानू द्वारा अवैध खनन किया गया है, जिस पर उन्होंने प्राचीन कालीन देवी का मंदिर, वल देवी का मंदिर और कई झरने तोड़ दिए गए हैं और लटोला को जाने वाला रास्ता भी तोड़ दिया गया है, जिस पर मैंने आपत्ति दर्ज करवाई। तहसील कांडा में SDM कांडा, तहसीलदार कांडा, पटवारी क्षेत्र
दारीमद्या टू संजय कुमार को मैंने लिखित तौर पर और टेलीफोन के माध्यम से कई बार रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद मैंने सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करवाई, पर वहाँ से भी कोई निराकरण नहीं मिला। अभी तक ना ही कोई कार्रवाई हुई है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि यह अवैध खनन कब तक चलता रहेगा और कब तक माफियाओं का राज चलता रहेगा। देश में बैठी सरकार, केंद्र में बैठी सरकार, राज्य में बैठी सरकार, शासन प्रशासन सभी की मिलीभगत है। इसके बावजूद ये काम हो रहे हैं। प्लीज़ इस पर अमल कीजिए। जय हिंद, जय भारत। सांसद प्रदीप टमटा ने प्रदेश सरकार की नाकामी को लेकर कहा कि भारत विश्व का एक ऐसा राज्य है जहां पर आपदा मंत्रालय बनाया गया है। इसके बावजूद भी आज इतनी बड़ी भीषण आपदा से निपटने में प्रदेश सरकार पूरी तरह फेल रही है। उन्होंने कहा कि एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम होने के बाद भी उनको समय पर राहत कार्य के लिए नहीं भेज पाई, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में कई लोगों की जानें चली गई और लोग बेघर हो गए। लग रहा है कि राज्य सरकार की आपदा से निपटने की कोई रणनीति ही नहीं थी। इसलिए अंतिम दौर में जो इतना बड़ा संकट आया है, पिछले 100 वर्ष से ऊपर के इतिहास में इतनी बड़ी बारिश इस कुमाऊं क्षेत्र में आई है। सरकारी तंत्र पूरी तरह से असफल हो गया, चीज़ों अभी भी नहीं। भाजपा की सरकार पहले घोषणा करती थी, इसी का दावा था कि सबसे पहला देश में आपदा मंत्रालय बनाने वाला हमारे पास है। सवाल ये है कि जो हम पहले से भी मांग उठा रहे हैं कि आपदा की जो भारत सरकार की नीति के पास है, आपकी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की जो टीम है, रिस्पांस टीम है, उसको समय पर पहुंचाने के लिए अभी भी आपके पास टीम है और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस समय भी एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन जहां पर होना चाहिए था, वहां सही समय पर न पहुंचने के कारण बहुत सी जानों को बचाया जा सकता है, वो बचाई नहीं जा सकते हैं। तो इस संदर्भ में भारत सरकार को अपने रिस्पांस टीम को घटना स्थल तक ले जाने के लिए किस तेज़ गति से ले जाया जाए, उसकी सुरक्षा की गारंटी करनी चाहिए, उसको ले जाने की तैयारी करनी चाहिए। आपदा में सबसे बड़ा समय यही है कि सही समय पर लोग रिस्पांस टीम वहाँ पर पहुँच जाए। विकासनगर जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि कर्मकार कल्याण बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार श्रमिक को किसी भी पंजीकृत ठेकेदार द्वारा प्रदत्त कार्य प्रमाण पत्र के आधार पर ही श्रमिक कार्ड जारी किए जा सकेंगे। दरअसल प्रदेश की जो हमारे गरीब श्रमिक हैं, उनके लिए श्रमिक कार्ड जारी करने की व्यवस्था श्रम विभाग का जो कर्मकार कल्याण बोर्ड है उसने व्यवस्था कर रखी है कि उसके द्वारा पंजीकरण करके इन श्रमिकों को कई तरह से फ़ायदा पहुंचाया जाता है। उनको कभी औजार, कभी टूल किट, तमाम तरह से साइकिल वगैरह, और उनको जो गरीब बेटियां हैं उनकी शादी के लिए और तमाम तरीके से उनको लाभ पहुंचाने के लिए श्रम कार्ड जारी किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो हमारे श्रमिक हैं उनके सामने ये आ रही है कि जब ऑनलाइन पंजीकरण का जो इसमें एक प्रावधान है, उसमें कार्य प्रमाण पत्र चाहिए होता है, यानी अनुभव प्रमाण पत्र, वो भी किसी पंजीकृत ठेकेदार के द्वारा। इस कार्य प्रमाण पत्र के चक्कर में, अनुभव प्रमाण पत्र के चक्कर में हमारे जो तमाम श्रमिक हैं वो अप्लाई नहीं कर पाते, और कई ऐसे जो हमारे श्रमिक हैं वो इस प्रमाण पत्र को हासिल करने के लिए ठेकेदारों के कई दिन चक्कर काटते, कई रुपया पैसा देने के बाद तब जाकर के, ये एक तरह से फर्जी ही होता है प्रमाण पत्र, जो कि मात्र विभागीय औपचारिकता पूर्ण करने के लिए ये लिया जाता है। हम सरकार से ये मांग इसमें करना चाहते हैं कि जो कार्य प्रमाण पत्र की जो बाध्यता है उसको हटा देना चाहिए, जिससे हमारा जो श्रमिक है वो आसानी से इसमें पंजीकरण करा सके। कर्णप्रयाग में आईटीबीपी के 62वें शहीद दिवस के तहत भारत सरकार द्वारा सभी शहीदों के घरों में उनके यूनिटों से जवानों को भेजकर उनको सम्मानित किया जा रहा है, जिसके तहत सेमी ग्वाड के शहीद शिव प्रसाद सेमवाल को 11वीं बटालियन आईटीबीपी जोशीमठ के एएसआई सुनील सिंह द्वारा उनके स्मारक पर उन्हें पुष्प चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी गई और उनके माता पिता को सम्मानित किया गया। आज आपको पता है हमारा 62वां जो पुलिस शहीद दिवस मनाया जा रहा है। इसमें भारत सरकार ने सभी शहीदों के घरों में उनके यूनिटों से जवानों को भेजकर उन्हें सम्मानित करने हेतु हम लोगों को भेजा है। इसी में यहीं इसी गांव के
श्री शिव प्रसाद पुरोहित जी, जो कि भारत तिब्बत सेवा पुलिस में कार्यरत थे, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में उग्रवादियों से लोहा लेते हुए ये शहीद हुए थे। मैं इनकी आत्मा को शांति हेतु भगवान से प्रार्थना करता हूं तथा इनके परिवार को भगवान मजबूत बनाए। इसी कामना के साथ मैं इनको। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।